गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बोर एटॉमिक मॉडल, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल कि जो बोर साहब है जिनने रदरफोर्ड की नींद हराम कर दी थी, रातों रात उनको राजा से रंक बना दिया था, उन्होंने अपना क्या एटॉमिक मॉडल दिया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दिस एटॉमिक मॉडल इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द क्लास 11th केमिस्ट्री पार्ट, बट यहाँ पर जो है इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं वो ही हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी तरह से डिटेल में 11th क्लास में फिर से आएगा। फिलहाल जो है हम लोग बोर के एटॉमिक मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स वो पढ़ेंगे, तो बेटा आप लोग नोट करते जाइए, मैं आपको समझाऊंगा पूरा ये, और आप लोग जो है इसके नोट्स खुद से जो है वो प्रिपेयर करेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप एक बार ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए, और जो डाउट आपके रहते हैं वो हम लोग जो है जूम क्लास में क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। बोर का मॉडल, बोर साहब ने पहली बात उसने बोली कि एटम के सेंटर में एक डेंस पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल को हम लोग जो है न्यूक्लियस बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो रदरफोर्ड ने बोला था। हाँ भाई, तो रदरफोर्ड के मॉडल को करेक्ट करा था ना, कुछ बातें रदरफोर्ड ने सही बोली थी और वही चीज उसने माना भी कि हाँ रदरफोर्ड साहब आपका मॉडल थोड़ा बहुत सही है, बट इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशन दूर कैसे करी वो अपने मॉडल में बताएगा वो, बट पहला पॉइंट इसका और रदरफोर्ड का सेम ही था कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होती है, जिसको ये लोग क्या है न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, जिसको उसने बोला कि न्यूक्लियस है। और पहला पॉइंट आपका ये हो गया। इसी के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो है वो पाए जाते हैं। प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, तो ओवरऑल चार्ज जो न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पहला पॉइंट कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट या स्पीशीज पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। आया क्या, लिख लिया होगा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखना। सेकंड पॉइंट इसका ये है कि इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सर ये बात तो रदरफोर्ड ने बोली थी। हाँ भाई, रदरफोर्ड ने बोली थी। अब इसके बाद इसने करेक्ट किया कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चक्कर लगाते हैं, बट उनका जो चक्कर लगाने का जो पाथ होता है वो फिक्स होता है। एक फिक्स पाथ पर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और उस फिक्स पाथ को हम लोग जो है एनर्जी लेवल बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्बिट हो जाएगा या फिर एनर्जी लेवल हो जाएगा, ठीक है, या एनर्जी, या आपको क्या हो जाएगा, एनर्जी लेवल हो जाएगा, एनर्जी लेवल, या फिर इसको हम लोग शेल भी बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको शेल भी बोलते हैं, शेल। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ पर घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, ऐसा इसने बोला था। तीसरा पॉइंट, जहां रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी वो कैसे दूर कैसे, रदरफोर्ड क्या बोलता था कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, इतना ही बोल रहा हूं। इसलिए क्या बोला, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, फिक्स पाथ पर घूमते हैं, और घूमने के दौरान उनकी एनर्जी जो है वो फिक्स रहती है। वो ना ही एनर्जी रेडिएट करेंगे, ना ही एनर्जी जो है लूज करेंगे, ना ही एनर्जी रेडिएट करेंगे, ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो घूमने के दौरान उनकी एनर्जी जो है वो फिक्स रहती है, और उनकी एनर्जी किसके बराबर होगी, इस शेल के बराबर होगी जिस शेल में वो घूम रहे हैं। ये सपोज, या फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस शेल में घूम रहा है, इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसकी एनर्जी ये होगी। कोई इलेक्ट्रॉन अगर इस शेल में घूम रहा है, इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसकी एनर्जी इस शेल के बराबर होगी। यानी व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन हैव अ फिक्स एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी सब तो क्या कभी कोई एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब नहीं करता है मेरे भाई, करता है। और वो कब करेगा, जब वो एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा। जब वो नीचे से ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तब उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी, और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे किसी शेल में आएगा तब एनर्जी उसको रिलीज करनी होगी। यानी इलेक्ट्रॉन घूमने के एक फिक्स पाथ में, फिक्स शेल में घूमेगा, तो उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो एनर्जी कभी रेडिएट नहीं करेगा, वो
एनर्जी तभी रेडिएट करेगा जब वो एक शेल से दूसरे शेल में जो है जंप करेगा, ट्रांजिशन करेगा। सुनना आ रहा है क्या? ये चीज उसने बोली थी। अब बेटा सर एनर्जी कैसे फिक्स होती है? एक्चुअली जो है इन सब के डेरिवेशंस और फॉर्मूला वगैरह निकाले जाते हैं। पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी एनर्जी होगी -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी एनर्जी होगी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिफ्थ शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी एनर्जी होगी 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिक्स्थ शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी एनर्जी होगी 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ये सब याद नहीं करना है, ये सब हायर क्लासेस में आपको पढ़ाएंगे, बट ये एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। और इनफाइनाइट शेल में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है ना तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम मतलब 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जब ये इनफाइनाइट शेल में, इनफाइनाइट शेल मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो उसके लिए जो है n की वैल्यू मतलब जो उसके शेल इनफाइनाइट हो जाएगा, उस केस में उसका एनर्जी जो होता है वो होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये इसने जो है ऐसा बोला था। कुछ और बातें एक बार आपको लिख लेना कि जो ये शेल्स होती है ना इनका एक फिक्स रेडियस होता है, और ये जो रेडियस का फॉर्मूला होता है ना वो रेडियस होता है आपका 0.529 into n square upon z, और ये आएगा वैल्यू एंगस्ट्रॉम में। ये रेडियस है किसी भी एटम का। n यहां पर शेल का नंबर होता है, z यहां पर एटॉमिक नंबर होगा इस एटम का आप निकाल रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, किस वेलोसिटी से घूमेगा वो भी फिक्स है, वो आपका हो जाएगा 2.18 into 10 raised to power 8 into z upon n, यह आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में। ये आपकी क्या होती है? उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो आपके वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, ये आपका बोर का एटॉमिक मॉडल था। बोर ने साहब ने ऐसी कुछ बातें बताई थी। आप इन बातों को बुक से बहुत बढ़िया तरीके से लिखें, और फिर जो है इस टॉपिक को, ये आपका बोर एटॉमिक मॉडल है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक बातें कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज मास नंबर, व्हाट इज आइसोटोप्स, व्हाट इज आइसोबार, व्हाट इज आइसोटोन्स, व्हाट इज आइसोएक्टिव स्पीशीज। ये कुछ बातें हैं, हम लोग एक ही लेक्चर में इसको समाप्त करेंगे, और अगला लेक्चर जो है हमारा इस टॉपिक का, इस चैप्टर का जो है वो लास्ट लेक्चर होगा। तो फटाफट जो है बोर एटॉमिक मॉडल एक बार जो है नोट कर लो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो यार, जलाइक करे बिना जाना नहीं, फटाफट कर दो शाबाश। सबसे ज्यादा लाइक होनी चाहिए आपके टीचर की, साइंस टीचर की। कर दो बेटा, वेरी गुड। तुम भी करो, आनंद की शाबाश, वेरी गुड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Good morning student, I hope you all are doing very well in your home and your study is going to be very well. Dear student, in today's lecture we are going to discuss about some of the important terminologies that we need to deal in this chapter. The important terminologies like what is atomic number, what is atomic mass, or what is mass number, how we calculate the number of proton, how we calculate the number of electron, how we calculate the number of neutron, what is isotopes, what is isobar, what is isotones. These are the terminologies that we are going to discuss in this lecture. प्यारे बच्चों, आप लोग हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते जाना। जो टर्मिनोलॉजी में लिखूंगा सारी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में आ सकती है, तो मेरे साथ साथ आप लोग नोट करना और समझते हुए भी उस चीज को जानना। ठीक है, तो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी हम जो रीड करने वाले हैं बेटा, वो आपकी यहाँ पर है, वो है बच्चे आपका एटॉमिक, वो है आपका एटॉमिक नंबर, वो है आपका एटॉमिक नंबर। नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर, क्या होता है एटॉमिक नंबर, वो देखते हैं बेटा। पहले एटॉमिक नंबर का मतलब होता है बच्चे, एटॉमिक नंबर इट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन
द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। देखिए इट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन एन न्यूट्रल एटम, इन अ न्यूट्रल एटम द total number of proton is equal to total number of इलेक्ट्रॉन। एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं समझाता हूँ क्या चीज है। देखिए बच्चों, किसी भी नंबर, किसी भी एटम को हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से। सपोज कोई एटम हमें जनरल देते हैं, जनरल चीज, जनरल एक्स कोई एटम है तो उसमें बेटा जो नीचे यहाँ लिखा जो होता है आपका, यहाँ जो लिखा होगा आपका Z, इस Z को मैं बोलूंगा एटॉमिक नंबर। ये आपका क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर। और ये आपका जो ऊपर लिखा होगा A, उस A को मैं बोलूंगा A, जो भी नंबर ऊपर लिखा होगा उसको A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, और A को बोलूंगा मास नंबर। A जो हो जाएगा बेटा आपका, हो जाएगा आपका मास नंबर। ठीक है, अब क्या होता है एटॉमिक नंबर, वो देख लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर का मतलब ये होता है बच्चे कि एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पर वही वाली बात है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि एक एटम के अंदर कितने आपके प्रोटॉन हैं, एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर है। या फिर मैं उल्टा बोलूं कि एटॉमिक नंबर जो है, जिस भी एटम का एटॉमिक नंबर जितना होता है उसके अंदर उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होते हैं। मैंने सपोज बोला सोडियम एक एटम है, तो सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, तो आप बोलोगे सर इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसमें 11 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखवा लगा कि किसी भी न्यूट्रल एटम में आप बताइए सोडियम पे कोई चार्ज लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है ना, न्यूट्रल है, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने आपका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, उतने ही इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी एक न्यूट्रल एटम में जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही आपके क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इसका एटॉमिक नंबर इतना होता है, मास नंबर हम पढ़ेंगे अभी जो है नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो है उसमें पार्ट में, इसमें 23 का मास नंबर होता है। मैं आपसे एग्जांपल सवाल लेता हूं। सपोज करो मैं आपसे बोलता हूं ऑक्सीजन, बताइए ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 8 है, प्रोटॉन भी कितने हैं, 8 है। आपसे बोलता हूं मैं, सपोज करो लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 3, प्रोटॉन इसमें कितने होंगे, 3। दिक्कत क्या आ रही है, इजी है कि नहीं। एटॉमिक नंबर से हमें जो है प्रोटॉन्स के बारे में पता लगेगा। नेक्स्ट इज मास नंबर, एंड डालो, नेक्स्ट इज मास नंबर। मास नंबर, पहला वर्ड लिखना, मास नंबर रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास नंबर का मतलब होता है कि एटम के अंदर जो है ओवरऑल जो सम है, द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा। ठीक है, मास नंबर जो है आपका, मास जो आपका नंबर है बेटा वो क्या हो जाएगा, एक्चुअली वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस, ठीक है, प्रोटॉन लिख दो, देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक एटम के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम हो जाएगा वही क्या होता है बच्चे, एक्चुअल में क्या होता है, वही क्या होता है, उसका मास नंबर होता है। देखो समझा दें एग्जांपल से। सपोज करो सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23, तो मास नंबर 23, ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो 23 है। अब इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है, कैसे निकालोगे, न्यूट्रॉन निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना आपको, मास नंबर आपने यहाँ पर 23 लिख दिया, आपका होता ही है। उसके बाद आपने प्रोटॉन, इसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं सोडियम के अंदर, 11 प्रोटॉन होंगे ना, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल है, तो 11 प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का आप लोग x मान लो, तो न्यूट्रॉन x कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे याद रखना, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, वही क्या हो जाएगा, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स, खत्म। समझ में आ रहा है क्या, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, वही क्या हो जाएगा उसके टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
नंबर क्या होता है? इट इज अ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस। मास नंबर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। मास नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, द ओवरऑल सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स। समझ में आ रहा है क्या? लिख लो जल्दी से। और भी बहुत सारे एग्जांपल मिल सकते हैं। सपोज करो कैल्शियम है, उसका एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर इसका 40, तो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए? सर 20। ये देखो प्रोटॉन कितने हुए? सर 20। न्यूट्रॉन कितने हुए? 40 माइनस 20, वो भी आपके आ जाएंगे 20। और देख लो अगर समझ में नहीं आया तो पोटेशियम नंबर एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 39, तो कितने इसमें इलेक्ट्रॉन हैं? 19। प्रोटॉन कितने हैं? 19। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 39 माइनस 19 इज इक्वल्स टू 20 इसमें क्या है? आपके न्यूट्रॉन्स हैं। तो दिस इज अबाउट द मास नंबर, ये आपका मास नंबर होगा। नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन जो है वो आपका आ जाएगा आइसोटोप्स। क्या आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा? आइसोटोप्स कुछ भी नहीं, सिंपली ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम हो, बट मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। एटम ऑफ एन एलिमेंट which have same atomic number but different mass number is known as isotopes. Atom of an element which have same atomic number but different mass number is known as isotopes. इजी है यार। आइसोटोप्स में क्या हो जाएगा भाई? सिंपल सा फंडा ये है, सेम एटॉमिक नंबर होगा इसमें, सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए, सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए, बट डिफरेंट। सेम एटॉमिक नंबर होगा तो डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट आपका होगा मास नंबर। ये है इस आइसोटोप्स में। एग्जांपल देखो, समझ में नहीं आया तो मैंने आपसे बोला कार्बन जो है बेटा वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन का तीनों फॉर्म में एटॉमिक नंबर 6 रहेगा, मास नंबर एक 12, एक 13 और एक 14। थर्मोडायनामिकली ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, बट मिलते ये भी है। अब ये तीनों क्या है? एक दूसरे के आइसोटोप्स है, क्योंकि तीनों का क्या हो जाएगा? सेम एटॉमिक नंबर है, बट मास नंबर क्या है? वो आपका डिफरेंट है। मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को बोलूंगा मैं आइसोटोप्स। आया क्या? आया ना भाई? बोलो यार, जल्दी से बोलो बेटा। हाँ आया, वेरी गुड। और एग्जांपल देखो आइसोटोप्स के, अगर आपका मन नहीं बना तो हाइड्रोजन जो है उसके 3 आइसोटोप्स देखने को मिलते हैं। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूट्रियम, तीसरा होता है ट्रिटियम। ये होगा आपका प्रोटियम, ये होगा आपका ड्यूट्रियम और ये होगा आपका ट्रिटियम। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, बट मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो ये क्या है? तीनों एक दूसरे के क्या है बेटा? आपके आइसोटोप्स के एग्जांपल्स हैं। बोलो यार, आ रहा है क्या? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका, एक हो गया आपका उसमें आइसोटोप्स, दूसरा है आपका आइसोबार। आइसोबार में डेफिनेशन आपको लिख लो, एटम ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर, एटम ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऐसे एलिमेंट जिनका मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उसको बोलूंगा मैं आइसोबार। ठीक है? क्या होता है आइसोबार? देख लो, सपोज करो मैंने बोला कि आपके हिस्से से ले लिया, खुद बना सकता हूं मैं इसको। मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन है, ठीक है? ऑक्सीजन है, ठीक है? ऑक्सीजन के मैंने 3 आइसोटोप्स ले लिए, 3 ऑक्सीजन के एलिमेंट्स ले लिए, एटम ले लिए, और तीनों में जो है मैंने क्या रखा? मास नंबर सेम रखा, और एटॉमिक नंबर जो है वो मैंने डिफरेंट कर दिया, 8, 9 और 10। तो ये जो तीनों बनेंगे आपके, इसको बोलूंगा आपके आइसोबार। सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सपोज करो आपने x y z x और y लिए, और x का जो आपका एटॉमिक नंबर मास नंबर आया वो आपका आया 15 और y का भी आया 15, पर एटॉमिक नंबर जो है वो आपके डिफरेंट हो गए, 7 और 7। सॉरी, एटॉमिक नंबर सेम हो गए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गए,
मास नंबर सेम हो गए, ऐसे जो एलिमेंट्स हो गए इनका सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास नंबर होगा, सॉरी जिनका सेम मास नंबर होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, उसको बोलूंगा मैं आइसोबार। ठीक है। और एक और थर्ड टर्मिनोलॉजी है जो कि शायद आपके सिलेबस में तो नहीं है बट वो है आपका आइसोटोन्स। तो आप लिख लीजिए उसमें आइसोटोन्स क्या होते हैं, एटम ऑफ एन एलिमेंट्स which have same number of neutrons, which have same number of neutrons are known as isotones. Atom of an element which have same number of neutrons are known as isotones। और आपको जो है उसका एग्जांपल जो है यही आपका होमवर्क है, आइसोटोन्स के एग्जांपल्स आपको अपने बुक में लिखने हैं और मेरे नंबर पर जो आपको मैसेज करने हैं कि आइसोटोन्स के एग्जांपल्स क्या हैं। जल्दी से जो है देखो आइसोटोन्स की डेफिनेशन आपको लिखवाई है, बस के एग्जांपल जो है आप कहीं से भी बच्चे जुड़ कर लिखिए और मुझे आइसोटोन्स के एग्जांपल जो आप लिखकर तुरंत अभी के अभी जो है वो मैसेज करो, अपना नेम और क्लास और रोल नंबर लिखकर, सर नेम ये है, क्लास ये है, रोल नंबर ये है और आइसोटोन्स के एग्जांपल्स ये हैं। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जितना भी पार्ट आपका सिलेबस में था बेटा वो मैंने सारा कवर अप कर दिया है। स्टिल अगर आपको कोई दिक्कत है चैप्टर में, कोई डाउट अगर रह जाते हैं तो वो आप जो है मेरे से पूछ लेना। ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।